सोचो हम लोग डॉर्नियर जैसे जहाज नहीं बना पा रहे हैं, तेजस बनाने में हालत खराब हो गया, अभी तक इंजन नहीं बन पाया। तो जहाज में सबसे मेन चीज क्या होता है? और चाइना ने 6th जनरेशन जहाज बना लिया। अमेरिका परेशान है, 6th जनरेशन में ना पायलट सुती हो जाएगा तो लड़ाई लड़ लेगा वो अपने से। 5th जनरेशन में पायलट अगर सो गया, मान के चलिए गोली लगा, पायलट को लग गया, जा। हम लोग जनरेशन 1 का भी जहाज नहीं बना पा रहे हैं, रडार में भी पकड़ में नहीं आएगा। 6th जनरेशन AI है, AI मान के चल लगा है गोली, पायलट को लड़ गया, उसको कमांड दिया हुआ है मारना है तो मार रहा है अपने से। और मजबूरी यह है कि हमारी जहाज कंप्लीटली डिपेंड है अमेरिका और फ्रांस पर। JF-17 आपको लगता है पाकिस्तान बना पाएगा? ज्वाइंट फाइटर नाम है इसका, ज्वाइंट फाइटर। चाइना में बना है, पाकिस्तान में पेंट हुआ है। बना कहाँ है? चाइना में। अब पेंट कहाँ हुआ है? उस पर हरियर रंग का पेंट कर दिया है। नाम क्या रखा? JF-17 इसका। और JF-17 अगर चाइना में बनाए तो दोनों यूज करे, चाइना यूज नहीं करता है। पता है कि बैल है, जहाज कोनो काम का नहीं है, एक गोली उली लग जाएगा, चाहे पायलट को इजेक्ट करना पड़ेगा, कूदिए नहीं पाएगा। यहाँ पे खुलिए नहीं रहा था चाइना वाला का सीटिया यहाँ पे, तो वो तो ट्रायल बेसिस पे था, फिर पायलट उतारा। कह दो तूने एक भरोसे रहते तो मरिए जीतो। ये फोटो देखकर आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान को बहुत खतरनाक तरीके की मिर्ची लगने वाली है? क्योंकि आप सभी जानते हैं पाकिस्तान के एक तरफ है अफगानिस्तान और दूसरी तरफ है भारत। भारत कई बार पाकिस्तान की बुरी तरीके से बैंड बजा चुका है और अब लगातार तालिबान भी बजाने में लगा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि तालिबान के माइंड में यह सवाल आ चुका है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे भारत के साथ साथ रशिया का साथ भी चाहिए और रशिया के कई प्रकार के हथियार भी चाहिए। अभी हाल ही में अफगानिस्तान और रशिया के बीच में एक बहुत बड़ी डील हुई है, जिसमें रशिया ने कई सारी लंबी लिस्ट पेश करी है कि हम तालिबान को ये सारी चीजें मुहैया करवाने वाले हैं। और ये समझौता अगर पूरी तरीके से सफल हो जाता है और वो सारी चीजें तालिबान के पास में पहुंच जाती हैं, तो सोचिए जरा, अगर भविष्य में युद्ध होता है तो फिर पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा कि कौन से मोर्चे से युद्ध लड़ा जाए। यहाँ पर यह क्लेम किया जा रहा है कि रशिया Su-57 को इंडिया को सोर्स कोड के साथ ऑफ़र कर रहा है। तो हमने ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि कैसे जब दो कंट्रीज़ के बीच में फाइटर प्लेटफॉर्म्स को लेकर डील होती है तो क्या क्या वहाँ पर ऑफ़र हो सकता है, उसके लेवल होते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि जो ICD पार्ट हम रफाल में डिमांड कर रहे हैं वो लेवल 3 पर आता है, वहीं पर सोर्स कोड लेवल 5 है, जो कि एक्सट्रीमली प्रोप्राइटरी है और जल्दी कोई इसे ऑफ़र नहीं करता है। लेकिन Su-57 के केस में ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि रशिया इस एक्सटेंट तक जाने वाला है, जबकि सच्चाई ये है कि Su-30 MKI के साथ भी ये चीज़ हमें ऑफ़र नहीं करी गई है। यही रीज़न है कि जो सुपर सुखोई अपग्रेड है उसमें हम खाली रडार ही चेंज नहीं कर रहे हैं या फिर दूसरे सिस्टम्स को चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये डीप अपग्रेड हो रहा है, जहाँ पर मिशन कंप्यूटर से लेकर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर तक सब कुछ चेंज किया जा रहा है, ताकि जो फ्यूचर में एवियोनिक्स लगें उनके साथ प्रॉपर डेटा फ्यूजन हो पाए, जो कि मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स में किया जाता है। क्योंकि मॉडर्न प्लेटफॉर्म में जो डिफरेंट सेंसर्स होते हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसे डेटा फ्यूजन कहा जाता है। तो जब Su-30 MKI के साथ ये चीज़ हमारे पास नहीं है, जहाँ पर नंबर 260 के ऊपर है, जो कि ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि रशिया Su-57 के साथ सोर्स कोड दे देगा, जो कि उनका सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है, ये थोड़ा अनरियल सा लगता है। और इसलिए जब ये क्लेम किया जाता है कि रशिया ये ऑफ़र कर रहा है, तो ये पूछना ज़रूरी है कि ये कितने लेवल तक है। भारत के पास 4.5 जनरेशन फाइटर है रफेल, जो हमने अभी 5-6 साल पहले भारतीय वायुसेना में फुली ऑपरेशनलाइज किया था। और अभी ऑप्शन दूर में चाइना के दिए हुए J-10Cs भी प्रयोग किए पाकिस्तान ने। आइए इन दोनों के बारे में कुछ कंपैरिजन करते हैं। ये इसलिए दिया था चाइना ने J-10C कि भारत के रफेल्स को काउंटर कर सके, क्योंकि जब भारत ने रफेल खरीदे तो पाकिस्तान चाइना के पास गया और बोला कि हमारे को ऐसे एयरक्राफ्ट दीजिए जो इनके 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को काउंटर कर सके। तो पेपर पे इन दोनों के स्पेक्स बहुत क्लोज लगते हैं। दोनों 4.5 हैं, दोनों में AESA रडार है और दोनों BVR मिसाइल कैरी करते हैं। लेकिन एयर कॉम्बैट स्पेक्स शीट्स पे डिसाइड नहीं होता। एयर कॉम्बैट है वो ऐसे कंपैरिजन में डिसाइड नहीं होता। तो मैं इसलिए आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि इनके अंदर क्वालिटीज हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में,
जो इसको अंतर देती हैं एक दूसरे के कंपैरिजन। एक ऑनेस्ट वर्डिक्ट दूंगा और कोई ऐसा बायस नहीं है कि मैं भारतीय एयरक्राफ्ट की तरफ ज्यादा रहूंगा। भारत ने, आपको मालूम होगा, ये 36 जहाज लिए थे राफेल, और पाकिस्तान ने अमेरिका को बोला कि हमारे पास सिर्फ F-16 और JF-17 है। एडवांस्ड F-16 मांगे थे जो कि अमेरिका ने मना कर दिया। उन्होंने यूरोप के पास गए थे पाकिस्तानी, बोला था हमारे को टाइफून और ग्रिफिन चाहिए जो कि उनको बचा पाएगा, बट यूरोप ने वो जहाज भी नहीं दिए। तो अंत में चाइना के पास J-10C था, और इसके अंदर J-10C में एक WS-10B टर्बोफैन इंजन है और KLJ-7A AESA रडार है। ये पाकिस्तान ने 25 लिए थे जो एक्सपोर्ट वर्जन है, और ये एक्सपोर्ट वर्जन जो है ये इनके एडवांस वर्जन नहीं। तो चाइना के पास अपने J-10 है, उसका एक नॉच लोअर है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये इन्होंने जो इनका मिन्हास एयरबेस है कामरा में, वहां पे रखे हुए हैं उन्होंने, पाकिस्तान ने। अब ये क्वेश्चन आता है कि J-10C राफेल को एक्चुअली काउंटर कर पाएगा कि नहीं है। चलिए इसके ऊपर कुछ बात करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन है, ये एरोडायनामिक्स, इंजन थ्रस्ट, रडार वर्सेस जो इसकी कॉम्बैट पोटेंशियल है उसके ऊपर काज करते हैं। तो ये जो राफेल है ये दासो का बना हुआ एयरक्राफ्ट है जो कि ट्विन इंजन है। इसमें 2 इंजन है राफेल में, और वो जो इंजन है वो स्नेकमा के हैं M88, और उसी का प्लांट भारत में ओवरऑल का हैदराबाद के पास प्रधानमंत्री ने अभी कुछ महीने पहले इनॉग्रेट किया था। तो M88 जो साफरान का स्नेकमा इंजन है वो करीब 50 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट देता है, करीब 75 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नर के साथ देता है। ये मैंने बनाया भी था, इस पे करीब मार्क 1.8 स्पीड पे जाता है, डे नाइट ऑपरेशन के लिए है। जो कि J-10C से जब कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर एक ही इंजन है। ये देखिए अंतर, राफेल में 2 इंजन है, J-10 में एक ही इंजन है। और ये चेंगडू की एजेंसी जो चाइना वहां पे बना हुआ है, इसके अंदर WS-10 टर्बोफैन है और 130 किलो न्यूटन, बहुत ज्यादा थ्रस्ट है कंपैरेटिवली राफेल से विद आफ्टर बर्नर, और इसकी मार्क स्पीड है वो 2.2 के करीब है। और जो इसका एक्सपोर्ट वर्जन है जो उन्होंने पाकिस्तान को नहीं दिया है वो J-10CE है, पाकिस्तान के पास सिर्फ J-10C है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर एक इंजन कभी किसी कॉम्बैट में या किसी इमरजेंसी के साथ हिट भी हो जाता है तो रिकवरी बहुत इजी होती है ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट में बनस्पत सिंगल इंजन में। और जो राफेल पे है वो RBE-22 AESA रडार है, ये थालिस का बना हुआ है, और जो फ्रेंच एयरफोर्स IF है दोनों इसको यूज करती हैं। जो J-10C है उसके पास मैंने जैसे आपको बताया था कि KLJ-7A रडार है, और इसका कोई रियल कॉम्बैट रिकॉर्ड अभी तक अवेलेबल नहीं है, जबकि राफेल कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा काम कर चुका है। एरोडायनेमिकली राफेल का जो डेल्टा कैनार्ड का कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप देखें तो कॉकपिट के पास इसके 2 ऐसे कान जैसे निकले हुए हैं राफेल के, उसको कैनार्ड बोलते हैं, और ये ऐसे मूव करते हैं टू गिव लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस में इसकी मैनूवरेबिलिटी के लिए। तो ये लो स्पीड हैंडलिंग में बहुत ही उम्दा है J-10 से, और ये कैनार्ड डिजाइन के हिसाब से। तो हाई स्पीड नहीं है, जब कॉम्बैट होता है, जब स्लो स्पीड की मैनूवरिंग होती है तो उसमें राफेल बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। और राफेल के जो ट्विन इंजन रिलायबिलिटी है, प्रूवन रडार है जो कि युद्ध में यूज हो चुका है, ऑल वेदर कैपेबिलिटी है, और इसकी जो स्लो स्पीड हैंडलिंग है मेरे हिसाब से उन चीज़ों में राफेल J-10 से आगे है। नेक्स्ट हम डिसाइड करते हैं कि बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल्स हैं, BVR मिसाइल जिसको कहते हैं, ये डिसाइड करता है कि युद्ध में कौन जीतेगा। मॉडर्न एयर कॉम्बैट में राफेल जो है एयरक्राफ्ट वो BVR 2 कैरी करता है, और चाहे वो मीटियोर हो चाहे वो मीका हो। जो मीटियोर है दुनिया का बेस्ट BVR माना जाता है, इसकी रेंज करीब 100 किलोमीटर प्लस है, और जो इसका नो एस्केप जोन है वो करीब 60 किलोमीटर का है, और ये डक्टेड रॉकेट इंजन यूज करता है, मतलब ये पूरी फ्लाइट में पावर्ड रहता है। दुश्मन का पायलट जो भी मैनूवर करे मीटियोर उसे कैच कर सकता है। J-10C के पास मीटियोर का कोई जवाब नहीं है मेरी समझ से। दूसरा है मीका, जिसकी रेंज करीब 60 से 80 किलोमीटर है, और एक यूनिक कैपेबिलिटी है इसके पास, उसको LOAL कहते हैं, LOAL। तो दैट इज लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। तो मतलब राफेल पायलट मीका लॉन्च कर सकता है बिना नोज
ऑन ऑन करके बिना उसको देखे एनिमी का रडार जब लॉक ऑन करता है उसके बाद वो फायर कर सकता है। और मिसाइल लॉन्च के बाद ये J-10C पायलट के लिए नाइटमेयर है और उसको पता ही नहीं चलता कि मिसाइल किधर से आएगी। अब J-10C के पास PL-15 मिसाइल है, रेंज रिपोर्टेडली 150 प्लस किलोमीटर है। ये एक सीरियस मिसाइल है और मैं इसको डिसमिस नहीं करूंगा क्योंकि जो PL-15 है उसकी क्षमता भी अभी मैं पढ़ रहा था चीन काफी हद तक बढ़ा रहा है। लेकिन एक और चीज क्रिटिकल है, रेंज और इफेक्टिवनेस अलग है। PL-15 का नो एस्केप जोन मीटियोर जैसा नहीं है। PL-15 सॉलिड फ्यूल वाली है और एक पॉइंट के बाद वो कोस्ट करता है, पावर्ड नहीं रहता। और रफाल का जो स्पेक्ट्रा EW सूट है, जो मैं सेक्शन आगे कवर करूंगा आने वाले में, उसमें जो PL-15 को सीकर को जैम कर सकता है। ये कंपेरेबल हैं दोनों शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। ये मेरे हिसाब से रफली करीबन बराबर रहेगा। बट मीटियोर का नो एस्केप जोन और मीका का LOL कैपेबिलिटी रफाल को जो BVR एक्सचेंज में स्ट्रक्चरल एडवांटेज देता है वो PL-15 से कहीं ज़्यादा है। और PL-15 का क्लेम्ड रेंज जो रियल वर्ल्ड स्पेक्ट्रा के सामने है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। ये जो इनविजिबल फाइट है उसको डिसाइड करता है। तो रफाल के बाद जैसे मैंने बताया कि स्पेक्ट्रा सेल्फ प्रोटेक्शन एंड थ्रेट रिकग्निशन काउंटर मेजर है और ये थैलेस का बनाया हुआ है। ये सिंगल एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो साइमल्टेनियसली रडार वार्निंग, मिसाइल अप्रोच, लेजर वार्निंग, जैमिंग, शेफ IR, डिप्लॉयमेंट और इलेक्ट्रॉनिक अटैक सबको एक साथ ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। और जो स्पेक्ट्रा का मतलब है, अगर J-10C पायलट PL-15 फायर करता है रफाल से तो स्पेक्ट्रा मिसाइल उसको डिटेक्ट कर सकता है और जो PL-15 का सीकर है वो उसको जैम कर सकता है। पायलट को क्यू देता है मैनूवर के लिए और सब 1 सेकंड के अंदर है। जब J-10C का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है ये चाइना ने एग्जैक्टली बताया ही नहीं है कि उसमें EW सूट कौन सा है, तो कोई भी बैटल टेस्टेड रिकॉर्ड नहीं है और इनका कोई भी जो EW सूट है उसका इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं मिला। जबकि स्पेक्ट्रा ने IAF का साथ दिया है और बहुत सारी लड़ाइयों में उसने उसका युद्ध में काम किया है। तो फ्रेंच और इंडियन इंटेलिजेंस से बिल्ड किया गया एक हमारे पास लाइब्रेरी है और जो रडार सिग्नेचर्स हैं जो J-10C के पास हैं वो उस पर ट्रेंड है। तो स्पेक्ट्रा मेरी समझ से एक जनरेशन आगे है चाइनीज EW सूट से और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सर्वाइवेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे IAF ट्रेनिंग की और पाकिस्तानी ट्रेनिंग की, जहाँ पे पायलट्स की क्षमता को बहुत हद तक मापा जाता है। तो भारत के जो रफेल स्क्वाड्रन्स हैं वो आपको मालूम ही है, उसमें 2 जगह हैं और उसमें सबसे एलीट पायलट्स को ट्रेन किया जाता है और करीब 200 घंटे के करीब हर पायलट पर साल फ्रंटलाइन फ्लाइंग में यूज़ करता है। और उसके साथ ये नहीं है, जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज है जो दुनिया के बेस्ट पायलट्स आते हैं US की, उसमें हमारे पायलट जाते हैं और उसमें हमारे कोप इंडिया एक्सरसाइज हैं, अमेरिकन F-15 और F-16 पायलट्स के साथ टैक्टिक्स में काम करते हैं। हमारे जो अपनी भारत में एयरफोर्स की टैक्टिकल यूनिट्स हैं वहाँ पे ये एक्सपीरियंस लाके हमारी कॉम्बैट डॉक्ट्रिन डेवलप होती है। हमारा क्लासिफाइड इन हाउस कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहता है इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिकली ट्रेनिंग में मीटियोर, मीका